तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने आई थिंक स्टोइकियोमेट्री, हाँ स्टोइकियोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी और फ्लैश नोट भी लिखवा था मैंने आपको एक, क्या लिखवाया था? हाँ, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर से स्टार्ट किया था। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फ्लैश नोट नंबर 8। देखो फ्लैश नोट नंबर 8 अगर आप देखें तो इसमें क्या है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक और फॉर्म सिखाया था, कैरोज एसिड, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास H2SO4 होता है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो आपके पास बन जाता है H2SO5 जिसे हम लोग पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आप इसी H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स ले लो इनटू 2, तो किसी भी ऑक्सी एसिड के अगर आप दो क्या ले लो मॉलिक्यूल्स और उसमें से एक H2O माइनस कर दो। हाँ रुद्रा, कल गुप्त नवरात्रि भी खत्म हो रहे हैं, दोनों ही एक साथ चीजें। तो देखें H2S2O8 में से H2O गया तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H2S2O7 और इसे हम लोग ओलियम के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं ओलियम। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर आपको अगर बनानी है, देखो मैं आपको समझाऊं। अगर आपको H2SO4 की स्ट्रक्चर आती है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है। तो अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर आती है तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या करना है, आपको दो H2SO4 मॉलिक्यूल्स लेने, ध्यान से देखो ऐसे OH, OH। फिर आपको इधर भी एक और H2SO4 मॉलिक्यूल लेना है S डबल बॉन्ड O, H और OH। बोलो दिख रहा है? अब आपको जैसे इसने कहा दो मॉलिक्यूल लो और उसमें से H2O गायब कर दो, तो देखो H2O गायब हो गया, पानी निकाल दिया। वैसे यहां से पानी निकाला, ये क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। सॉरी। सो द पॉइंट इज आपके पास ये बन गई स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड को हम जानते हैं ओलियम, या फिर उससे भी अच्छा इसका नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो किसी भी एक एसिड के दो मॉलिक्यूल लो और उसमें से H2O फॉर्मूला बनाओ। देखो इनटू 2 करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H2S2O8 माइनस H2O, सॉरी H2 नहीं बनेगा, H4 बनेगा। तो देखो 4 में से 2 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन सल्फर, 2 एज इट इज। 8 में से एक ऑक्सीजन गया तो H2S2O7 बनेगा। इसे हम लोग ओलियम के नाम से, ठीक है। और इसी ओलियम के अंदर अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आपके पास बन जाता है H2S2O8। इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड? मार्शल्स एसिड, ठीक है। तो मार्शल एसिड में कुछ भी नहीं होता, सेम स्ट्रक्चर है। देखो ये ओलियम था, इसमें एक ऑक्सीजन यहां बीच में जोड़ दो, तो बाकी तो फिर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ेंगे डिटेल में। SOOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। और बताओ इसके अंदर भी ये कौन सा लिंकेज होता है? परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। तो ये आपका आज का फ्लैश नोट है। मार्शल एसिड का फॉर्मूला, ओलियम का फॉर्मूला और कैरोज एसिड का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डन है? चलिए आप कॉपी कर लेना इसको बाद में पीडीएफ से। हम चल रहे हैं यहां से आगे। तो देखो लास्ट क्लास मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री सिखाई थी और हमने देखा कि कैसे आप एक गिवन रिएक्टेंट के मोल्स से प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग
रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपके बहुत काम में आता है। पहली बात तो यह है जो हमें सीखनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कब हम इसको यूज करते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप मेरी बात समझें, इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। भाई हम हर दिन लंच करते हैं, अभिषेक लंच करते हैं हर दिन। कितना रोटी खाते हो भाई? 4 रोटी मान लेते हैं, चलो एवरेज। 4 रोटी के साथ सब्जी कितना लेते हो? थोड़ा सा, कितना सा? 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, आधा कटोरी। सेहत देख के लग रहा है, थोड़ा कटोरी बढ़ाओ, 3-4 कटोरी खाओ कम से कम, फिर हमारी तरह सेहत हो जाएगी 1 महीने के बाद। 4, तो मान लेते हैं 4 रोटी खाने के लिए किसी बालक को या बालिका को 2 कटोरी सब्जी की जरूरत है। ठीक है, 4 कटोरी, 4 रोटी, 2 कटोरी सब्जी। सलाद वलाद नहीं मिल रही है, रायता वायता भी नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है ना? तो 4 रोटी खा ली, 2 कटोरी खा ली, और ये जैसे हो गया पेट भर गया। ठीक है जी, पेट भर गया। मेस में इतना ही खाना खाते हो आप, वैसे इतना कम नहीं खाना चाहिए, मेस में खा रहे हो ज्यादा खाना चाहिए। पैसा कैसे वसूलोगे वे? मेस में लोग ऐसे थोड़ी खाते हैं। मेस में चाहे भूख लगे ना लगे, कम से कम 5-6 रोटी, 4 रोटी, चावल, सैलेड, रायता, और किसी दिन स्पेशल रसगुल्ला वॉशगुल्ला मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। क्या उसमें रायते की क्या गलती है? आपके पेट की गलती उल्टी हुई है तो। नहीं, रायता तो अच्छा होगा। 19-20 का है ना? चलो खैर, अब एक दिन क्या था, आप मेस लेट पहुंचे, तो रोटियां तो बहुत सारी थी, आपने अपनी 4 रोटी उठा ली, लेकिन सब्जी सिर्फ कितनी बची? घी? घी भी नहीं है, सूखी रोटी है। घी खाते नहीं हो, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, है ना? तो बताओ आज आप 4 रोटी खा पाओगे या नहीं? खा लोगे? नहीं खा पाओगे। खाना जरूरी है, मजा नहीं? मजा खाना तो आधी रोटी से बढ़ जाएगा ना। हाँ वही, अगर आप पेट भर के खाना खाते हो, ये चाहिए आपको। आज अगर आपका सिर्फ आधा कटोरी सब्जी है, और वो भी सूखी भिंडी की, टिंडे, भिंडी, तो जो भिंडी और वो भी सूखी हुई, क्या आप 4 रोटी खा पाओगे? है ना? मुश्किल मुश्किल आधा रोटी, 1 रोटी खा पाओगे, इतने में तो खत्म हो जाएगी। है? तो आप मेरी बात समझे, आपकी जो रिएक्शन थी वो क्या थी? पेट भरना। अगर 4 रोटी 2 कटोरी मिल जाए तो आराम से पेट भर जाएगा, लेकिन आज कटोरी क्या है, सब्जी क्या है? सिर्फ आधा कटोरी। बताओ जितनी रिक्वायर्ड थी उससे आपके पास सब्जी क्या है? कम है, लेस देन रिक्वायर्ड। जो लेस देन रिक्वायर्ड में, उसको हम सिंगल वर्ड में से बोल सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में है। किसमें है? लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे आपके घर से आपके लिए काजू बादाम आते होंगे, तो आपका दोस्त आता होगा रूम पे, तो उसे क्या बोलते हो? भाई थोड़ा कम खा, लिमिटेड क्वांटिटी में, मेरे लिए भेजे मम्मी ने, बोलते हो ना? छुपा के रख देते हैं उसको अपन। जैसे अब थोड़ा अपना वो वाला दोस्त आ गया जो आगे डब्बे ढूंढता है। पूछने वाली बात है, ऐसा पूछते हो? अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो आगे डब्बा छुपा, डब्बा छुपा, डब्बा छुपा। मेरा एक दोस्त था, वो तो मेरे लिए पूरी वो फिन्नी, फिन्नी बोलते हैं ना, पंजाब में बनती है फिन्नी, पूरा डब्बा लेकर आया था अलग से। नहीं, बरनी तो इसमें रखते हैं, फिरनी होती है, पंजाब में बनती है, कुछ मिठाई होती है, लड्डू टाइप्स होते हैं, और खाने का, उसको फिरनी बोलते हैं, उसको तो बरनी बोलते हैं। तो मैं भी राजस्थानी हूँ। सो द पॉइंट इज, आपको जितनी सब्जी चाहिए थी उतनी सब्जी नहीं है, तो बताओ रोटी बचेगी या नहीं? बच जाएगी। हो सकता है आप 1 रोटी खाओ और 3 रोटी एज इट इज क्या हो जाए, बच जाए। बताओ आपका पेट भरेगा या नहीं? नहीं। आज अपना पेट भरेगा नहीं। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों?
क्योंकि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था उतना रिक्वायर्ड आपके पास प्रेजेंट नहीं है। सेम ऐसे ही कहानी होती है रिएक्शंस में। देखो अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इस रिएक्शन की शक्ल देखो, ध्यान सुनना, मैं भी कुछ बता नहीं रहा हूं। लिमिटिंग एजेंट क्या है वो समझ लो, कैसे पता करते हैं, कैसे यूज करते हो, तो बहुत ही आसान काम है, पर पहले कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। आपको इस रिएक्शन की शक्ल देखकर पता लग रहा है कि जब जब आप 1 मोल N2 लोगे, बताओ आपको हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी। सही है। अब मैंने कहा कि यार मैंने तो इसके भी 6 मोल ले लिए और इसके भी 6 मोल ले लिए, बोलो दिखता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि यार देखो, पहले 10 मिनट में किसमें, इसका 1 मोल काम में आया, 5 मोल बचे। आप समझना मेरी बात को, ठीक है। तो इसके 6 मोल थे, 5 मोल बचे, बताओ काम में कितना आया होगा, 1 मोल। इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ, बताओ जब इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ तो इसके 1 मोल के लिए हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ होगा, 3 मोल। बोले इतना समझ में आ रहा है। तो अब आपके पास यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन बचेगी, ठीक है। और देखो जब इसका 1 मोल काम में आया तो इसके 1 मोल से अमोनिया कितनी बन जाएगी, 2 मोल। यहां तक किसी को डाउट तो मुझे बताए, नहीं ना। अब फिर मैं मानता हूं कि अगले 10 मिनट में, यानी 20 मिनट टोटल टाइम हो गया, नेक्स्ट 10 मिनट्स, है ना, नेक्स्ट 10 मिनट, मान लो अगले 10 मिनट में फिर से इसका 1 मोल गया और ये 4 मोल बच गया। कितना बच गया, 4 मोल। बताओ फिर से ये कितना काम में आया, बताओ इसके 1 मोल के लिए ये कितना काम में आएगा, 3 मोल। बताओ हाइड्रोजन कितना बचा, 0। और बताओ अमोनिया 2 तो पहले से था, प्लस 2 और बन गया, टोटल कितना बन गया, 4। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नहीं है। अब बताओ ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी या नहीं, क्यों, हाइड्रोजन खत्म हो गया है। हाइड्रोजन जितना चाहिए था उतना हाइड्रोजन नहीं है। मान लो कोटा से जयपुर जाने के लिए 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपके पास एक कार है, उस कार को कोटा से जयपुर, सॉरी जयपुर से कोटा पहुंचने के लिए मान लेते हैं 25 लीटर डीजल चाहिए। कितना चाहिए, अब आप जल्दबाजी में निकले, आपकी गाड़ी में 15 लीटर डीजल था, बताओ आप जयपुर पहुंच पाओगे या नहीं, क्यों, गाड़ी माथे पर रख के तो भागने से रहा आदमी, डीजल है ही नहीं। तो जो दूसरा कंपोनेंट पार्ट है, कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, वो क्या हो रहा है, पहले ही खत्म हो गया है। तो प्रोसेस कभी भी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन, अच्छा आओ पता करते हैं मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए था। बताओ एक के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो बताओ 6 मोल N2 अगर मैं लेकर बैठा हूं तो मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 18 मोल। कितना चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना, 6 मोल। जितना चाहिए था उससे क्या है, कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, किसमें है। इसलिए इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो मेरा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। आप लोग क्या इनकी डेफिनेशन रटने की कोशिश करते हो, जरूरत ही नहीं है, आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि बता बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो वो रिएक्टेंट जो जितना चाहिए था उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम लोग कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, पहली बात। तो लिखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। पहली डेफिनेशन है, इट इज द रिएजेंट which is, एक सेकेंड, मैं डेफिनेशन लिख क्यों रहा हूं वैसे, चलो दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग एजेंट क्या है, द रिएजेंट which is present in lesser amount
अमाउंट मास भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकता है, देन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जितना चाहिए था उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। या फिर आप चाहो तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि द रिएजेंट which is consumed, rather आप ऐसा बोलो, which is completely consumed earlier in a reaction। एक रिएक्शन में जो पहले ही खत्म हो जाए उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। कोई भी हो सकता है, दो क्या तीन रिएक्टेड होंगे, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अमाउंट में सब आएगा, मास, मोल्स, वॉल्यूम, तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। जो पहले लुढ़क जाए वो, तो फिर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अब इस डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, सो व्हेन अमाउंट्स ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट are given in question, then use concept of limiting reagent। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। चलो गैस भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 6 मोल N2 है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने आपसे बोला 6 मोल N2 है, H2 के बारे में मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कलर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ठीक है ना, तो मैंने आपको H2 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये अंडरस्टूड है कि जितना H2 चाहिए ले लो, आपको सिर्फ 6 मोल N2 की चिंता करनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको जीने के लिए क्या चाहिए, सांस मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब आपको चिंता क्या है बताओ, आपको कभी ऑक्सीजन की चिंता पड़ी नहीं ना, अभी तो आपको किसकी चिंता है कि नीट में सिलेक्शन हो गया नहीं। एक बार यूं कहते हैं ना, दुनिया में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, फिर नीट की चिंता खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी चिंता चालू हो जाएगी, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, वे पहले ऑक्सीजन मिल जाए, डॉक्टर तो मैं बाद में बन लूंगा। सो द पॉइंट इज कि आपको भी ऑक्सीजन की चिंता नहीं, जितनी मर्जी ले लो, जितनी मर्जी चाहिए उतनी ले लो, है ना। समुंदर में बैठ के बताओ, आपको पानी की चिंता होगी, होगी पीने के पानी की। अगर कपड़े धोने को अगर आपको पानी चाहिए तो उसकी चिंता जितना मर्जी ले लो, एक्सेस में है। तो जब स्पेसिफाइड नहीं और एक ही रिएक्टेंट है, आपने बोल दिया 6 मोल N2, तो ये अंडरस्टूड है मुझे जितनी H2 चाहिए कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो मैं बोल भी दूंगा कि बताओ 6 के लिए कितनी चाहिए, 18, और 6 से ये कितना बनेगा, 12, क्योंकि 1 से कितना बन रहा है, 2। सही है। लेकिन जब आप मुझसे, अच्छे बैकग्राउंड है, पेन दे दो पेन, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 6 मोल ये है और 10 मोल ये है, ठीक है, या दोनों ही 6-6 मोल है, ऐसा कह लो, चल जा। ठीक है, तो जब दोनों ही 6-6 मोल है, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किससे बनाऊं। क्यों, क्योंकि मेरी बात समझो, अगर मैं N2 के 6 मोल लेता हूं तो देखो 1 से बन रहा है 2, 6 से कितना बनना चाहिए, 12 मोल। और अगर मैं हाइड्रोजन के हिसाब से बात करूं तो देखो 3 से बन रहा है 2, 1 से कितना बनेगा, 3 से बन रहा है 2,
1 से कितना बनेगा? वेरी गुड। तो 6 से कितना बनेगा? इंटू 6, 4 मोल। ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन के बेसिस पर आंसर दूं तो 4 मोल NH3 बननी चाहिए, नाइट्रोजन के बेसिस पर आंसर दूं तो 12 मोल हाइड्रोजन बननी चाहिए। तो मैं किसके बेसिस पर आंसर दूं? जो इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल नहीं कर रहा एक्चुअली। ये रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक हाइड्रोजन है। गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक डीजल है। डीजल खत्म तो गाड़ी जहां है वहीं की वहीं रह जाएगी, मारते रहो धक्के। तो सेम चीज, इस रिएक्शन का फ्यूल कौन है, हमें ये ढूंढना है। तो इस रिएक्शन का फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन। जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलेगी, जैसे हाइड्रोजन खत्म गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जब हम एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं, सो व्हाटएवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, whatever product is formed in the reaction will be formed on the basis of LR, as the reaction will stop once LR is completely consumed. इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इस बात को समझें कि जब आपने LR को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है तो रिएक्शन उसके बाद फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती है। इसलिए आप जब भी प्रोडक्ट बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस बनाओगे? LR के बेसिस। ठीक है साहब, समझ में आ गया। अब आप पहले ये तो बताओ कि LR पता कैसे करते हैं। तो ये है स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। यहां लिख देना ये सारा काम। रफ में या हवा में करना है। जहां रिएक्शन है ना वहां नहीं लिखना है इसको, वरना गेम हो जाएगा, कचरा तो बाद में होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे सेम रिएक्शन स्टेप्स क्या करना है? सबसे पहला काम, राइट और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, दूसरा, डिवाइड मोल्स of each reactant by their respective stoichiometric coefficients. ठीक है, the least value will give, बस ये 2 काम करने हैं आपको, कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा। तो निकल ही रहे हैं, मोल निकालोगे तो डिवाइड करोगे। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम भी बदलो। पीछे बढ़ रहा है, अच्छा ये चलिए भाई, तो एक सेकंड, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? तो लोग क्या हो गया यार? अच्छा, किसी और वगैरह कर भी क्या लेंगे मन गुस्सा? गुस्सा खुद पे करना चाहिए। तो देखो, इसके कितने हैं? 6 मोल, इसके भी कितने हैं? 6 मोल। ठीक है, दोनों के 6-6 मोल है।
तो जब दोनों रिएक्टेंट के, जैसे दो ही रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, तो जब सभी रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए हुए हो तो आप सबसे पहले डिसाइड करोगे एलआर कौन है। ये करने के लिए कैलकुलेशन कभी भी आपको यहां नहीं करनी है, कैलकुलेशन यहां मत करना, या तो हवा में करो या साइड में जाओ रफ में, यानी हवा में नहीं करते, रफ में करेंगे। कहाँ है, इधर आओ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो मेरे पास 6 मोल क्या है हाइड्रोजन, तो 6 डिवाइड बाय 1। मेरे पास 6 मोल क्या है हाइड्रोजन, 6 डिवाइड बाय 3, तो 6 बाय 1 इज 6 और 6 बाय 3 इज 2। तो ये छोटी वैल्यू है, ये एलआर है। तो अगर ये एलआर है तो आप देखो, यहां पर आओ, अब मुझे पता लग गया कि हाइड्रोजन एलआर है। यहां तक कोई दिक्कत? सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एलआर है उसको आप क्या कर दो, 0, उसको खत्म करना है। तो जो रिएक्शन तभी तक चलेगी जब तक एलआर जिंदा है। अब इससे सारी बात करेंगे, यहां देखो ध्यान से, अगर ये एलआर है तो N2 को हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोले तो ER, इसकी जरूरत नहीं, जाने दो, है ना, ये बच जाएगा। तो कितना बचेगा देखते हैं, अभी यहां देखो 6 मोल खत्म, बताओ 3 मोल के लिए कितना बनेगा, 2, 1 मोल से कितना बनेगा 2/3, तो बताओ 6 मोल से कितना बनेगा into 6, यानी आपको ओवरऑल इस रिएक्शन से 4 मोल NH3 मिलेगा। सही है। हमें यह भी बताना है कि ये कितना बचेगा, तो आप देखो ये 6 मोल था माइनस, बताओ 3 के लिए कितना चाहिए, 1 के लिए कितना चाहिए होगा 1/3, तो बताओ 6 मोल के लिए कितना चाहिए होगा into 6, यानी आपके पास 4 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा। तो मैं ये बता सकता हूं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, मैं ये बता सकता हूं कि रिएक्टेंट कितना बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है, जरूरी नहीं आप मोल्स में डील करो। एक गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम में भी डील कर सकते हैं। जैसे सेम रिएक्शन मैं आपके सामने दोबारा लिखूं और मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, इफ 4 लीटर ईच, 4 लीटर तो चलो कुछ और ले लेते हैं, कितना ले, चलो 150 ml लेते हैं, 150 ml ईच of N2 and H2 are mixed, what will be the change in volume? आपको सॉल्व नहीं करना, आप तो क्वेश्चन पढ़ो, आपके लिए तो बहुत आएंगे। तो आपसे कह रहा है कि उसने N2 लिया, H2 लिया, दोनों गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, तो मैं आपको सिखा चुका हूं गैसेस के लिए वॉल्यूम्स को किसकी तरह काम में लेना है, मोल्स की तरह। जैसे आप मोल्स को काम में लोगे, सेम वैसे आपको किसको काम में लेना है, वॉल्यूम को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो दोनों का 150 ml है, तो यहां लिख दो कि भैया इसका 150 ml और इसका भी 150 ml। और अब हम रफ में काम करेंगे, क्या, एलआर पता करेंगे। तो क्या करेंगे, 150 डिवाइड बाय 1, 150 डिवाइड बाय 3, बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 50। पता लग गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या है, एलआर, एलआर को कर दो खत्म, 0। अभी सुनना ध्यान से, आपसे क्या पूछा उसने, चेंज इन वॉल्यूम। बताओ अगर आप चेंज निकालना चाहते हो किसी भी चीज में तो क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सही बात है ना। तो आप समझो यहाँ 150 0, बताओ 3 से कितना बन रहा है, 2, 1 से कितना बनेगा 2/3, 150 से कितना बनेगा 150, यानी आंसर कितना आ गया 100। सही है, कोई डाउट? यहां देखो 3 के लिए कितना चाहिए, 1, 1 के लिए कितना चाहिए होगा 1/3, 150 के लिए कितना चाहिए होगा इंटू 150। तो देखो ये गया 50, ये कितना बचेगा 100 है। पहले तो यहां तक देखो, किसी को डाउट है क्या, स्क्रीन शो नहीं हो रही है,
ऋतुजा, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा भाई ऑडियो वीडियो? सही है ना? ऋतुजा एक बार रीज्वाइन कर लो, हो सकता है इंटरनेट का कुछ इश्यू हो। सही है ना? ठीक है। तब आप देखें, इसमें कोई डाउट है किसी को? कैसे कैलकुलेट किया अपन ने? नहीं? ठीक है। इधर नो डाउट? फिर आंसर आने चाहिए सारे क्वेश्चंस के अब इसके बाद। ठीक है ना? अब आप देखो, कुछ कह रहे हो? चलो अब बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो फाइनल वॉल्यूम जो उसने बोला है ना, आपको NH3 को तो काउंट करना ही है। ये कहां जाएगा? ये भी तो उसी डब्बे में पड़ा हुआ है ना? तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml। जनरली लोग सिर्फ प्रोडक्ट का वॉल्यूम देख लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम बोला है तो रिएक्शन के बाद जो बना और जो बच गया उन सबको काउंट करना है। माइनस बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना? 150 प्लस 150 कितना? 300। बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? -100 माइनस। हाँ, माइनस क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। माइनस मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। चेंज, चेंज जो है ना, चेंज चेंज हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लो आपके पास 50,000 रुपए थे, आपने शेयर मार्केट में लगा दिए और वो 10,000 हो गए, तो बताओ आपके मनी में चेंज कितना? -40,000। 40,000 तो 90,000 भी हो सकता है ना? 50,000 लगाए, 90,000 बन गए, तब तो क्या है? 40,000 तो प्लस भी हो सकता है। लेकिन चेंज बोला है और आपका नुकसान हुआ है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? माइनस। हाँ, है ना? अब मान लो मैं आपसे बोलता लॉस इन मनी, तो आप 40,000 बोलते लॉस इन मनी, क्योंकि लॉस तो बता रहा है ना। अब मैं, हाँ, अब मैं बोल दूं लॉस -40,000, तो -40,000 का लॉस तो प्रॉफिट है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? सेम चीज अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहता कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम बताओ, क्या बताओ? तब मेरा आंसर 100 ml होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में तो माइनस आ ही चुका है। ठीक है, खैर ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो आप सिंपल समझे। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे? V फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ भाई, LR निकालने में किसी को दिक्कत? हाँ ना तो बोल दो। नॉई। चलो एक और छोटू सा क्वेश्चन। 2x प्लस 3y प्लस 4w गिव्स अ प्रोडक्ट P। ठीक है, आपने 5 मोल X लिया है, 6 मोल Y लिया है और 7 मोल्स W लिया है। बताओ P कितना बनेगा? दो मोल P। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 100 ml ये और 100 ml ये है, तो एक ही डब्बे में ना। तो आपने शुरू कितना किया था? 150 इसका, 150 इसका, टोटल 300 ml से शुरू किया। अब कुछ रिएक्शन हुई, ये बना 100 और ये बच गया 100। चलिए तो देखो, इसके मोल्स 5 तो 5/2, इसके मोल्स 6 तो 6/3, इसके मोल्स 7 7/, ये आएगा 2.5। हाँ थोड़ा ब्लर तो आ रहा है इंटरनेट स्पीड की वजह से, यहाँ क्या बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा इशू रहेगा। आज काम चला लें आप। ये हो गया 2 मोल और ये कितना बचेगा? 1.7 मोल। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे वैल्यू छोटी अगर ये है तो W क्या है? LR। इसको कर दो 0, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो W से ही बनेगा।
सही बात है। बताओ 4 से कितना बन रहा है? 1। 1 से कितना बनेगा? 1/4। तो 7 से कितना बनेगा? इंटू 7। तो करेक्ट आंसर विल बी 7/4 विच इज 0.85 मोल। किसी का भी आंसर सही नहीं आया भाई, सब 2.5 आंसर कैसे दे रहे हैं? है? हाँ तो रफ में ही करना चाहिए, इसलिए तो कह रहा हूँ, वरना क्या होगा, यहीं कहीं डिवाइड करोगे, यहीं कहीं आंसर चिपका दोगे। 1.7 आ रहा है? अच्छा 7/4 1.7 है, हाँ सॉरी। आंसर आएगा 1.7। ठीक है, 2.5 तो नहीं आएगा, 1.7 ही आएगा। ठीक है जी, कर सकते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपके लिए। आइए समझें। 3 moles of Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl। देखो इसका लिया है 3 मोल और इसका कितना लिया है? 6 मोल। तो आप साइड में जाएं, 3 divided by 1 is 3 and 6 divided by 2 is also 3। ठीक है, दोनों के 3-3 मोल हैं। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए डिवाइड करने पर, उस केस में कोई भी एलआर नहीं होता है। क्या बोलेंगे? है ना, 3/1, 6/2, 3, कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, तो ऐसे केस में बोलते हैं नो रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। और इसका मतलब होता है एंड बोथ द रिएक्टेंट्स will be completely consumed। तो जब आप एलआर ढूंढने गए हो और डिवाइड करने पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, 3/1 3, 6/2 इज ऑल्सो 3, तो फिर ऐसे केस में कोई भी एलआर नहीं होता है। हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। आप इसको भी कितना कर दो? 0। और आप इसको भी कितना कर दो? 0। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अब आप प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको CO2 बनानी है, तो आप देखो चाहे प्रोडक्ट आप इससे बनाओ चाहे आप इससे बनाओ, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। बताओ 1 से कितना बन रहा है? 1। बताओ 3 से कितना बनेगा? 3 मोल। या आप इससे निकाल लो। बताओ 2 से कितना बन रहा है? 1। 1 से कितना बनेगा? आधा। बताओ 6 से कितना बनेगा? इंटू 6, यानी 3 मोल CO2 का। लेकिन आपको मोल नहीं बताने, आपको वॉल्यूम बताना है एसटीपी पर। तो 3 इंटू 22.7 दैट इज 68.1। समझ में आ रहा है? एक और चीज अगर आप यहां ध्यान से देखें, कंसेप्ट की समझने वाली बात है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन को वापस से देखूं कि यार मेरे पास Na2CO3 है, उसकी रिएक्शन आपने 2HCl से करवाई है और आपको मिलेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जरा ध्यान से देखें, इस रिएक्शन की अगर मैं शक्ल देखूं, इन दोनों के मोल्स 1:2 के रेशियो में होने चाहिए। किस रेशियो में होने चाहिए? इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब जब इन दोनों के मोल्स का रेशियो सेम इनके कोफिशिएंट के रेशियो में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? और when reactants are present, when reactants are present in stoichiometric ratio, no reactant will be
left. All reactants completely consumed. No LR. And reaction is 100% completed. खैर रटने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार देखे पढ़े और भूल जाए, वो आपको यहां से भी पता लग जाएगा सेम चीज। तो आप देखो यहां इसके मोल कितने थे, 3 मोल, इसे कितने थे, 6 मोल। बताओ रेशियो कितना आता, इसीलिए ना ये बच रहा था ना ये बच रहा। समझ पा रहे हैं? तो ये तो कोई कंसेप्ट की बात। अब आपको सिंपल है, अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल्स दिए हैं, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप हमेशा किसका कंसेप्ट यूज करोगे, एलआर। पहले आप ये पता करोगे कि एलआर कौन है, और फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेसिस पर बनेगा, एलआर के बेसिस पर। तो ये शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, आराम से सॉल्व करें। आंसर जल्दी नहीं, आंसर सही आना जरूरी है। कैन डिस्कस? चलिए, तो रिएक्शन आपको दी है 4A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स A4B2C3। सही है? चलिए, आपको दिया हुआ है कि 2 मोल A होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। B होना चाहिए 1.2 मोल और C होना चाहिए 1.44। ठीक है, चाहे मैं कितना भी कह दूं, लेकिन फिर भी आप इस कैलकुलेशन को यहीं करोगे। कृपया कैलकुलेशन को यहां ना करें, साइड में जाएं। 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4। आप 4 डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हो? नहीं होना चाहिए ना, उद्देश्य भी उल्टा हो जाएगा फिर। चूरण कुछ नहीं है, जैसे ही गलती है ना, अपने पड़ोसी से बोलो मेरे कान पे खींच के चिपकाना, एक ही बार पड़ेगी, फिर हमेशा के लिए याद रहेगी। आप ट्राई करके देखो, अपने पड़ोसी को बोल दो जैसे मैं गलती करूँ ना, एक खींच के चिपका दियो मेरे बस। आप कभी गलती नहीं करोगे दोबारा है। सबसे बढ़िया चीज होती है दोस्त। बोलते ना मेरे को सर नींद बहुत आती है, उठा नहीं जाता। अपने दोस्त को एक बार ऐसे बोल दो कि भाई मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, अगर मैं नहीं उठा मेरे खींच के एक थप्पड़ मारना। वो आदमी 4 बजे आपके लिए जागेगा, है ना। 4 बजे आपको कैसे करेगा, उठ जा, अगले पटा, है ना। मैं कह रहा हूं ये ट्राई करो आप। हाँ, आप मेरे कहने से ये तरीका अपनाएं, आप और ये दोनों मॉर्निंग वॉक पे नहीं, जॉगिंग पे जाओगे। ये भाग रहा होगा आगे आगे और आप भाग रहे होंगे पीछे पीछे। खैर, सो मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट को मोल से डिवाइड नहीं करना है ना। फिर इसी तरह B के मोल्स है 1.2, उसका कोफिशिएंट 2, C के मोल्स है 1.44, उसका कोफिशिएंट 3। ये कितना 0.5, ये कितना 0.6 और ये कितना 0.48। ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये LR है। मैं फिर से बता दूं, आपको यहां ट्रिक बनती हुई दिख रही होगी, कोई ट्रिक व्रिक ना बनाए, गेम होते समय नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई ट्रिक नहीं लगानी। LR को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। एक बार पता लग गया ये LR है, तो इसको कर दो 0। कितना कर दो, तो बताओ 3 से कितना बन रहा है, 1 से बनेगा 1/3, तो 1.44 से कितना बनेगा, इंटू 1.44, दैट इज 0.48 मोल। बात समझ में आ रही है? अभिषेक, अगले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको खुद को लिखनी चाहिए, बट स्टिल अभी आप में से कई लोगों को नहीं आती होगी। ये H3PO4, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस साथ में H2O प्लस CO2 बनेगा। ये आप चाहो सिंपल आप तो अभी H2CO3 बना दो। देखो भाई, रिएक्शन मैंने लिख दी है, अब बैलेंस बैलेंस तुम खुद कर लेना। हो गया 0.16, करें डिस्कस?
चलिए, ये आपसे कह रहा है 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज अलाउड टू रिएक्ट विद 73.5 ग्राम H3PO4। कैलकुलेट कितना ये बनेगा और कितना रिएक्टेंट बचेगा। तो देखो, इसका मोलर मास होता है 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100, इसके हो गए 0.5 मोल। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 3, ये 2 और ये 3, ऐसा, ठीक है। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, ये बन गया 0.75 मोल्स, ठीक है। यहां तक पहुंचे हम लोग। अब साइड में जाओ तो 0.5 डिवाइडेड बाय 3 और 0.75 डिवाइडेड बाय 2 है क्या होता है भाई? तो 0.166 तो ये हो गया और 0.375 ये हो गया ना। छोटा वैल्यू कौन सा है? ये। दैट मीन्स CaCO3 इज LR। अब अगर ये LR है तो ये खत्म, 0। सही है अभिषेक? बताओ 3 से कितना बन रहा है? 1 से कितना बनेगा? 1/3। तो 0.5 से कितना बनेगा? इंटू 0.5, तो आ गया 0.1667 मोल्स। इस वाले पार्ट का आंसर तो 0.167 लिख सकते हो आप। सही है। और ये कितना बचेगा? तो आप देखो, आप देख लो, 3 के लिए चाहिए 2, 1 के लिए चाहिए होगा -2/3 और 0.5 के लिए कितना? इंटू 0.5। तो ये 0.75 है, -1/3 हो गया 0.33। तो आंसर आ जाएगा 0.42 मोल्स। लेकिन ना आपको अमाउंट बोला है, अच्छा मोल्स में बोला है, ठीक है, नहीं तो अपने को ग्राम्स में देना होता है। आराम से देखो, समझो, थोड़ी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा बता सकता हूं। एनीवन? नो वन? सबको समझ में आ गया? फिर ठीक है, आगे तुम समझदार। अंजलि रिपीट करना है? हाँ, एरो आप खुद से लगा लें। चलो देखो अंजलि, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है। 50/100 इसके 0.5 मोल है, 73.5 डिवाइड बाय 98 इसके 0.75 मोल आएंगे। क्योंकि मुझे दोनों रिएक्टेंट के मोल्स पता है तो मैं दोनों को अलग ले जा रहा हूं यहां। और अब दिस डिवाइड बाय 3 0.166, दिस डिवाइड बाय 2 0.375, इसमें से ये छोटी वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू है वो LR होगा। तो मेरे लिए LR है ये, इसको कर दूंगा 0, ठीक है। अब सब कुछ इसके बेसिस पर चलेगा, तो इसके 3 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, 1 से बनेगा 1/3, 0.5 से बनेगा इंटू 0.5, इतना। सिमिलरली 3 के लिए चाहिए 2, 1 के लिए चाहिए होगा 2/3, तो 0.5 के लिए कितना चाहिए? 2/3 इंटू 0.5, इतना था, उसमें से इतना खर्च हो गया। इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी है इसके अंदर। देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। देखें, आपके पास जिंक है, इसकी रिएक्शन आपने HCl से करवाई है, तो आपको एक तो मिलेगा ZnCl2 और दूसरा क्या मिलेगा? H2, ठीक है। आपके पास 0.3 मोल तो इसके हैं और HCl के कितने हैं? 0.52 मोल्स। देखो मैंने मना किया है वहां लिखने को, फिर भी आप वहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। रफ में जाओ, 0.3 डिवाइडेड बाय 1 इज 0.3 और 0.52 डिवाइड बाय 2 करोगे
तो 0.26 आता है, 2.6 थोड़ी आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग ये बना लोगे कि 0.26 जितना डिवाइड करने पर आ रहा है वही आंसर आ रहा है बार बार, तो वही आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ कोफिशिएंट आएगा ना तुम्हारा गेम हो जाएगा। इसलिए कोई ट्रिक ना बनाए। मुझे पता है यहाँ चलना होगा, हाँ हर बार जो छोटी वैल्यू आ रही है वही आंसर भी आ रहा है, वही कर लेंगे, कर लेना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। अब क्या बताना है, H2। तो देखो 2 मोल से कितना बन रहा है, एक से कितना बनेगा, आधा, तो 0.52 से कितना बनेगा, इंटू 0.5, तो आंसर आ गया 0.26। कर सकते हैं? अंजलि 0.13 कैसे आ गया, कर दी ना वही गलती, है ना। देखो गेम ऐसे ही होता है, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, यही डिवाइड कर रहे हैं, ये आ रहा 0.3, ये आ रहा 0.26, और फिर इसी को 0 कर रहे हैं। यही किया ना अंजलि आपने, ठीक है ना। इसलिए मास्टर की सुने, यहां पर बिल्कुल भी डिवाइड ना करें। जब तक आप यहां डिवाइड करोगे तब तक यही होता रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लेना। अबे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होता है परसेंट यील्ड। देखिए क्या है परसेंट यील्ड, बहुत समय पहले की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। क्या नाम था, राजू नीट की तैयारी कर रहा था आप लोगों की तरह। क्या इतने साल पुरानी बात भी नहीं है, नीट की कर रहा था, कोविड से पहले की बात है। राजू बहुत मेहनती था, बहुत बहुत, ये क्या कह, हाँ होम वर्किंग नहीं था, हार्ड वर्किंग था, बहुत हार्ड वर्क किया करता था, होमवर्क तो नहीं करता था, हार्ड वर्क बहुत करता था, दिमाग होमवर्क भी करता ही था, हार्ड वर्क होमवर्क एक ही बात हो गई यहाँ तो, बहुत, हाँ SW बोले तो मुझे लगा सीरियस वर्क, ठीक है, अब और कुछ मत बोल देना, कहीं कह दो PW भी था, है फालतू वर्क, पार्ट टाइम वर्क, बहुत कुछ हो सकता है। सो द पॉइंट इज, राजू नीट की तैयारी कर रहा था और बहुत मेहनती लड़का था, हर टेस्ट में उसके 700, कभी 695 ऐसे मार्क्स आया करते थे। उसको, उसके परिवार वालों को, शर्मा जी को, शर्मा जी के बेटे को, उसके मास्टर को, उसकी कोचिंग वालों को, कोचिंग के पड़ोस वालों को, सबको उम्मीद थी कि राजू के नीट में 700 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कोई रोक खींच नहीं सकता है। फिर राजू गया नीट का एग्जाम देने, वो नीट का एग्जाम देकर आया, घर वालों ने पूछा बेटा एग्जाम कैसा हो, बोले बहुत बढ़िया। आप भी ऐसे बोलते हो ना, नहीं अपनी तरफ से बढ़िया होता है एग्जाम, जो रिजल्ट आता है तो दिक्कत हो जाती है, बाकी अपनी तरफ से बढ़िया है। मेरे से आज तक किसी ने पूछा पेपर कैसा हुआ, बहुत बढ़िया। मैंने जब पहली बार ये जेई का एग्जाम दिया था तो पापा ने पूछा बेटा एग्जाम कैसा हुआ, मतलब बहुत बढ़िया, एक नंबर। रैंक कितनी आई, 45,000। तो अपनी तरफ से तो बढ़िया ही होता है ना। सो द पॉइंट इज कि राजू एग्जाम देने गया, एग्जाम देकर रिजल्ट आया, राजू के मार्क्स आए 450। कितने आए, 450। बताओ राजू के कितने मार्क्स आने चाहिए थे, आए कितने, बताओ राजू की परसेंट यील्ड कितनी, कैसे निकालोगे, कितने आए, कितने आने चाहिए थे, इनटू परसेंट यील्ड इज एफिशिएंसी।
राजू से जो उम्मीद थी वो उसका कितना परसेंट लेकर आ पाया, वो हम लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो राजू बड़ा ही मेधावी छात्र था, बड़ी मेहनत किया करता था, टेस्ट के अंदर वो मार्क्स भी लाया करता था। राजू के साथ ही एक और लड़का था जो जस्ट उसके आगे बैठता था हर टेस्ट में, उसके मार्क्स 710 है, काजू। तो आपको पता लग गया कि राजू के मार्क्स 700 कैसे आते थे, क्योंकि काजू उसके आगे बैठता था। क्या? हाँ, ज्यादा SW कर लिया, इसलिए वहां जाके उसका सब बात को समझें। परसेंट यील्ड भी सेम ऐसी कहानी है। आप जब एक रिएक्शन को करवा रहे हो, मेरी बात सुनना, आपने पेपर पे लिखा, क्या लिखा? मैं बताता हूं क्या लिखा। OMR नहीं, नहीं नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा था, निकल गया मुंह से, WW चल रहा था इसलिए। ठीक है, तो परसेंट यील्ड का क्या फंडा है? आपने बोला कि यार मैंने N2 लिया प्लस मैंने H2 लिया और मैंने क्या बना दिया, 2NH3। ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं 3 मोल N2 लेकर बैठा हूं, तो देखो 1 से NH3 कितना बन रहा है, 2, 3 से कितना बन जाएगा, 6 मोल, है ना। और मान लो मैंने इसका कुछ 10 मोल ले लिया, तो ये LR हो जाएगा, इसके बेसिस पर ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इस रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि 3 मोल N2 लेकर अगर मैं रिएक्शन शुरू करूं तो मुझे 6 मोल NH3 मिलनी चाहिए। फिर एक आदमी आया, अच्छा चलो रिएक्शन करवाते हैं, उसने एक्सपेरिमेंटली उस रिएक्शन को करवाया। अब करवाने के बाद उसे पता लगा कि उसको तो सिर्फ 4 मोल NH3 ही मिली है, 2 मोल NH3 कम मिली। क्यों? क्योंकि हो सकता है रिएक्शन जिस कंडीशन में आप करवा रहे हो उसमें मान लो एक डब्बा लिया आपने, रिएक्शन कैसे करवाओगे, एक डब्बा लोगे, उस डब्बे में N2 ऐड करोगे, 3H2 ऐड करोगे, N2H2 को मिलाओगे, है ना। अब पता चला डब्बे में छोटा सा छेद है, उसमें से नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या हो रही होगी, लीक हो रही होगी, आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जितनी नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपने ली थी वो पूरी पूरी रिएक्शन में काम नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ लीक होके बाहर निकल गई, इसलिए आपको जितना मिलना चाहिए था उतना NH3 नहीं मिलेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी, ऐसा मान लो, लगेगी तो नहीं, मानने में क्या जाता है, ठीक है, लग गई। मैं भी बचपन में ऐसा ही सोचता था, हम बहुत पिक्चरों में देखते थे कोई अपना पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस भूल गया है, तो मैं जब भी बस या ट्रेन में जाता था ना, सबको छान के आता था किसी का ब्रीफ केस तो नहीं खुला बचा हुआ है ना क्या पता पैसों से भरा ब्रीफ केस मुझे भी मिल जाए। ना तो ऐसा होता नहीं है वैसे, पर चलो मान लो बिग बॉस की रहमत से, मतलब भगवान की उससे आपको मिल जाए, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, बताओ आपके पास कितना पैसा आएगा? कैसी बात कर रहे हो भाई? 30% टैक्स कटेगा, उसके ऊपर सेस कटेगा, फिर GST भी लगेगा, तो कट पिट के आपके पास आएगा 50-60 लाख, 60 लाख रुपया। तो उसको पूरा पता है ना। तो 60 लाख रुपए के आसपास आएगा। बताओ आपकी लॉटरी कितने की लगी, लेकिन पैसा पहुंचा कितना हाथ में, तो बताओ परसेंट यील्ड कितनी, 60%। कितना मिला, 60 लाख। कितनी उम्मीद थी, 1 करोड़। समझ पा रहे हो ना। तो सेम चीज है, बीच में कटपुट गया पैसा आपका सारा। तो सेम ऐसे ही हम इस रिएक्शन से उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे 6 मोल NH3 मिलना चाहिए, लेकिन जब ये रिएक्शन मैंने एक्चुअली करवाई तो मुझे सिर्फ कितना मिला, 4 मोल। तो बताओ इस रिएक्शन की परसेंट यील्ड कितनी होगी, 4, यानी कितना मिला अपॉन कितना मिलना चाहिए था इनटू 100। तो जो कितना मिला ना, उसे हम बोलते हैं इसकी एक्चुअल यील्ड। क्या बोलते हैं, ये है इसकी एक्सपेक्टेड, ये मेरी उम्मीद है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो आपकी उम्मीद है, लेकिन एक्चुअली नहीं मिलता है। एक्चुअली तो कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ 60 लाख। तो सेम ऐसे ही हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग परसेंटेज यील्ड के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं। तो देखो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप परसेंट यील्ड लिखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड अपॉन उसकी थ्योरेटिकल यील्ड।
और इनटू 100। एक्चुअल यील्ड का मतलब आप ऐसे समझें, आप तो सिंपल लिखे व्हाट्सएप लैंग्वेज में कितना मिला, और ये कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, एक और चीज बता दूं, ये चीज गिवन होगी और ये आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री। तो जैसे हाँ, ये उसने बता दिया 4 मोल बना, कितना बनना चाहिए था वो आपने कहां से पता किया है? इस रिएक्शन से। आओ एक और क्वेश्चन करवाता हूं, उससे समझ में आएगा। ध्यान से देखें, ऑन हीटिंग 50 ग्राम चूना CaCO3 20 ग्राम CO2 is obtained. Calculate percent yield. अंजलि समझ में आ गया आपको? मैसेज अभी देखा है मैंने आपका, इसलिए। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, देखो उसने बता दिया है कि CO2 कितनी बनी, ये तो दे दिया है, ये तो वो है कितना बना। अब आप पता करो, आप सभी जानते हो कि अगर हम CaCO3 को हीट करें, बताओ उसको हीट करने पर क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2 मिलेगा। 50 ग्राम है, मोल से कर लो, मास से कर लो, आपकी इच्छा है। तो 50/100 मास से कर लो। इस अबे यार तुम पार्टी में बोला करो, एक बार बोल दिया करो मामा मास, अब तो मोल से करेंगे। तो 50/100, इसका आधा मोल है 0.5 मोल। देखो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, 1 मोल से कितना बनेगा? 1। तो 0.5 से CO2 कितना बनेगा? 0.5 मोल। और 0.5 मोल CO2 का मास इंटू 44, ये आ गया 22 ग्राम। तो कितना बनना चाहिए था? 22। कितना बना? 20। तो बताओ परसेंटेज यील्ड कितनी? कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इंटू 100। बैलेंस तो है। तो 40% नहीं आएगा टीना, उससे कम आएगा। ये गया 11 बार, ये बनेगा 1000/11। हाँ, तो 90.9%। कर सकते हैं। तो परसेंटाइल का क्वेश्चन वैसे अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, बट ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए भी आपको परसेंटाइल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डन है? चलिए, तो इस पे और क्वेश्चंस फिर मैं आपको करवाऊंगा। एक तो यही टाइप है, आज अपन इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं।